अब हम लोग देख लेते हैं जो है झील है। ठीक है, तो झीलें पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं झीलों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो झीलों का निर्माण जो है मुख्यतः 8 प्रकार से हो सकता है। जैसे कि अगर कोई भी दो प्लेटें हैं और उनके बीच में हलचल होती है तो उसके बीच में निम्न स्थान बन जाएगा, फिर समय के साथ में वहां पे अगर पानी आके रुक गया तो वो हम टेक्टोनिक्स झील का निर्माण होगा। दूसरी चीज क्या है, जैसे कोई ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार होने के बाद में जो है वहां पे अब वो ज्वालामुखी जो है सुप्त अवस्था में चला गया, तो वो जो उसका ऊपरी भाग बचा, देखिए यहां पर ये ऐसे कुछ होगा। ये पहले कोई ज्वालामुखी था, यहां पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद में ये अब ज्वालामुखी जो है कैसा हो गया, सुसुप्त हो गया। ठीक है, सुसुप्त हो गया, मतलब कि अब यह उद्गार नहीं हो रहा है, तो जो इसके ऊपर का भाग बचेगा, ठीक है, ये भाग, ठीक, इसको हम कहते हैं काल्डेरा। क्या कहते हैं, काल्डेरा। समय के साथ में अगर इसमें पानी आके जो है रुक गया तो ये जो है क्या होगा, जो है ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील कहलाता है। ठीक, तो यही चीज है। तो पहली झील कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक से। दूसरी जो झील कौन सी होगी, क्रेटर झील या फिर काल्डेरा झील। हिमानी झीलें, जैसे आपको पता है सभी को 20 लाख वर्ष पहले जो हिमानी युग था, 60 डिग्री अक्षांशों तक आया। फिर जब हिम पीछे गई तो अपने साथ में वो जो है धरती के या भूमि के बहुत सारे जो है खड्ड बनाते हुए चली गई। फिर समय के साथ में उन खड्डों में पानी अगर भर गया तो ऐसी झीलों को हम क्या कहेंगे, हिमानी झील कहेंगे। लैग्यून झीलें क्या होती हैं, जो तट रेखा होता है, तट रेखा पर जो है, तट रेखा के पास पाई जाने वाली ये झीलें होती हैं। सागरी निक्षेपों के जमाव के कारण जल का विशेष क्षेत्र सागर से कटकर झील बन जाता है। जैसे कि ये कोई तट है, ठीक है, और यहाँ पे लगातार जो है ये आपका समुद्र का पानी आ रहा है, तो ये इसका क्षेत्र जो भी कट करेगा तो यहां पर ये कौन सी झीलों का निर्माण हो जाएगा, लैग्यून झीलों का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे कि पुलिकट झील है। फिर इसके बाद में क्या है, नदी निर्मित झील। जैसे कि ये कोई नदी जा रही थी, नदी जाने के बाद में क्या हुआ, जो है यहां पर देखिए ऐसे समझ लेते हैं, ये कोई नदी जा रही थी, ठीक है, और समय के साथ में क्या हुआ, इस नदी ने जो है रास्ता जो है नया रास्ता यहां से ऐसे बना लिया। तो ये जो भूभाग जो है कर्ज के, इसमें जो जल रह जाएगा, ये गोखुर झील कहलाएंगी। कौन सी झीलें कहलाएंगी, गोखुर झीलें कहलाएगी। नदी निर्मित झील, नदी की धारा में परिवर्तन या घुमाव के कारण मुख्य धारा से कटकर अर्धचंद्राकार जलाशय बनता है, इसे आक्सबो झीलें कहते हैं। ठीक है, फिर मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें तो पता ही है कि मानव द्वारा बांध बनाकर जलों को रोका जाता है। कास्ट झीलें क्या होती हैं, देखिए कास्ट झीलें ये होती है कि ये चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जो है बनती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर हम सपोज करते हैं, यहां पर ये धरातल पर जो है यहां पर चूना पत्थर का जो है जमाव था, यहां से पानी आया, अब पानी आने के बाद में इसने चूना पत्थर को क्या किया, जो है ये इसके साथ में जो है घुलित अवस्था में चला गया। जब ये घुलित अवस्था में चला जाएगा तो यहां से ये तो सब बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो पानी रुका ये जो है कौन सी, चूना पत्थर की जो है कास्ट झीलें। जो चूना पत्थर गलने के बाद में जो वहां पे पानी रुकता है उसको हम जो क्या कहते हैं, ऐसी झीलों को कास्ट झीलें कहते हैं। वायु झीलें क्या होता है कि भूमि में जो है वायु को जो है भूमि ने क्या किया, जो है यहाँ पर जैसे कि ये कोई धरातल है, धरातल में जो है वायु के अपर्दन के द्वारा यहाँ पे जो है गर्त का, गड्ढे का निर्माण हुआ। फिर समय के साथ में जब यहाँ पे पानी भर गया तो इसको हम वायु झीलें कहते हैं। ठीक है, फिर भूस्खलन की द्वारा, ठीक, लैंडस्लाइड के द्वारा, जैसे कि कोई नदी बह रही थी और नदी बहने के बाद में वहां पे पर्वत का लैंडस्लाइड हो गया तो नदी का पानी उतना रुक जाएगा, तो ऐसी झीलें जो है क्या होती है, जो है लैंडस्लाइड झीलें होती है। तो ये झीलों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो झीलें मुख्यतः 8 प्रकार से बनती है। फिर उसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ज्वालामुखी झीलें कौन सी हैं, जैसे कि आपकी ओरेगन लेक है, जैसे टिटिकाका झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पे पाई जाती है। हिमानी झीलें तो आपके अमेरिका की ही जो है यूएस और कनाडा में 5 ग्रेट लेक्स जो है हिमानी झीलों के, आपके कनाडा की जो है जितनी झीलें हैं वो सारी जो है हिमानी झीलों के एग्जाम्पल है। विवर्तनिकी टेक्टोनिक लेक्स के जैसे लेक बैकाल है, उलर झील है, ठीक है, भारत की टंगानाइका झील है जो कि 3 देशों में पड़ती है, तंजानिया
ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और बुरुंडी और जाम्बिया के बीच में पड़ती है। देखिए यहाँ पे विशेष तथ्य ये याद रखिएगा कि सबसे गहरी झील अगर है तो वो है बैकाल झील, ठीक है, और दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील जो है कौन सी है, टंगानाइका झील है। तो बैकाल झील जो कि रूस में पड़ती है और दूसरे नंबर की गहरी झील टंगानाइका झील है। कास्ट झील का उदाहरण जो है, कास्ट क्षेत्रों में की झीलें चूना पत्थर के घुलने से बनती है। यह फ्लोरिडा की कई सिंकहोल झीलें जो हैं ये कास्ट झीलों का उदाहरण है, ठीक है, फ्लोरिडा का जो है। फिर वायुड झीलें जो है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको बताया कि वहां की रेत जो है हवा के अपर्दन के द्वारा हटा दी गई, जहां पे वो गर्त बचा उसमें समय के साथ पानी भर गया, तो ऐसे जो है ये मरुस्थल के क्षेत्र में बनती है, ये सहारा और थार, ठीक है। फिर भूस्खलन की झीलें, तो ये अपने उत्तराखंड में जो है गोहना झील पड़ती है। ये पहले नदी एक बह रही थी, वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, जिससे क्या हो गया कि वहां पे जो है नदी का पानी अवरुद्ध हो गया, तो वो जो पानी बचा उसको हम जो है क्या कह देते हैं, भूस्खलन झील कहते हैं। मानव निर्मित झीलें तो बहुत सारी हैं, गोविंद बल्लभ है, ठीक है, आपके जितने भी रिजर्वायर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है, जैसे कि अभी आपने जो है लेक पावेल के पीछे पढ़ा, ठीक है, लेक मिड के पीछे पढ़ा, ठीक है, होवर के पीछे जो है लेक मिड पढ़ा, ठीक है, लेक पावेल के पीछे पढ़ा, ठीक। तो ये सारे जितने भी रिजर्वायर हैं ये मैन मेड है। फिर नदी के द्वारा, तो नदियों के मार्ग बदलने से देखिए ये पहले नदी जो है कुछ ऐसे बह रही थी, फिर यहाँ पे ये जो क्षेत्र में अब ये देखिए ये सीधी ऐसे जाके, है ना, और पहले ये ऐसे बह रही थी ये नदी ऐसे कुछ, फिर इसने क्या किया कि अपना मार्ग यहाँ ऐसे सीधा कर लिया, तो ये जो एरिया बचा ये झीलें जो है ये कौन सी है, गोखर झीलें हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आक्सबो झील है, ठीक। फिर झीलों का महत्व, ये पेयजल के लिए स्रोत है, मत्स्य पालन के लिए उपयोगी है, सिंचाई के लिए है, विद्युत बनाने के लिए है, पर्यटन और मनोरंजन के लिए है। देखिए झीलें जो होती है ये मैनमेड भी होती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए ये प्रकृति और मानव द्वारा भी निर्मित होती हैं, ठीक है, और ये झीलें कुछ स्थायी होती हैं कुछ अस्थायी होती हैं। जैसे मरुस्थल में झीलें हैं, अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो सूख जाएंगी, तो अस्थायी झीलें हो जाएंगी। कुछ झीलें जो है खारी झील भी होती है और मीठी झील भी होती है। हिमालयी पर्वत में जो है झीलों को हम ताल कहते हैं, और केरल के तटीय क्षेत्र में जो है इसको हम लैगून कहते हैं। लैगून समझ में आया कि समुद्र का पानी जो है लगातार धरातल को हिट करता रहा, और हिट करने के बाद में जो उसमें जो कटाव आया, इस झील को हम लैगून झील कहते हैं, जैसे पुलिकट झील है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यूएसए की, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट है देख लीजिए। विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, रूस में 1600 मीटर। दूसरी झील गहराई में टंगानाइका है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। सबसे ऊंची झील जो है टिटिकाका झील है। फिर यहाँ पे ये बिवर्तन की झील के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप लोग अपना नोट्स में जो है इसको पढ़ते रहिएगा। फिर हम अब देख लेते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। तो इन झीलों का निर्माण जो है कैसे हुआ है, देखिए इन झीलों का निर्माण जो है 10 लाख साल पहले हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए 20 लाख वर्ष पहले जो है क्या था, हिमानी युग था, प्लास्टोसीन, है ना। कैसा था, हिमानी युग था, प्लास्टोसीन, है ना। तो 60 डिग्री अक्षांश तक, देखिए आप अगर अपने मैप पे देखिए जो है, तो 49 डिग्री सीमा रेखा है कनाडा और यूएसए के बीच। फिर उसके नीचे जो है 49 डिग्री, और 49 डिग्री के ऊपर जो है आप बढ़ते रहेंगे तो आप उच्च अक्षांश पे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री तक जो है क्या था, जो है आपका हिमानी युग आया था, तो 20 साल। तो फिर जब अपर्दन हुआ हिमानी का जो है, तो अपने साथ वो खड्ड, मतलब कि भूमि के ऊपरी भाग को भी वो अपने साथ बर्फ जो है लेके चली गई, जिसको हम हिम अपर्दन कहते हैं। और हिम अपर्दन होने के बाद में जो खड्ड बचा, उसमें जो है अगर पानी आके रुक जाता है, तो वो पानी जो है कैसा होगा, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें होंगी। और ये विश्व की जो है अगर देखेंगे, तो ये पृथ्वी के सतह के ताजे पानी का 1/5वां हिस्सा रखते हैं, ये पांचों झीलें। कौन से, अगर हम सीक्वेंस में देखें पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो सबसे पहले आती है सुपीरियर झील, फिर उसके बाद में आती है ह्यूरॉन, ठीक है, और ह्यूरॉन से ही लगी हुई है मिशिगन। मिशिगन ध्यान रखिएगा डायरेक्ट जो है सुपीरियर से नहीं लगी हुई है। और मिशिगन झील जो है पूरी की पूरी अमेरिका में स्थित है। फिर इसके बाद में आएगा लेक इरी और ओंटारियो, ठीक। तो ये चीज है। अब यहां पे आप अगर देखेंगे तो सुपीरियर झील, उसके बाद में कौन सी है, मिशिगन। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो सुपीरियर के बाद में मिशिगन, मिशिगन के बाद में ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद में इरी, और फिर ओंटारियो। या हम पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन और मिशिगन, फिर सुपीरियर। तो सुपीरियर और जो आपकी ह्यूरॉन है, ये और इरी
और ओंटारियो ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। ये इसमें बीच से जो है आधी कनाडा में और आधी जो है कहां पे, यूएसए में। तो सुपीरियर और ह्यूरॉन ये आपस में जो है एक सेंट मैरी नदी है, ठीक है, सेंट मैरी नदी इनसे जुड़ी हुई है। और ह्यूरॉन से जो है मिशिगन जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। मिशिगन जो है आपके सुपीरियर से डायरेक्ट नहीं जुड़ी है। फिर ह्यूरॉन से जो है लेक इरी जो है कैसे जुड़ी हुई है, इसमें पहले सेंट क्लायर नदी है, फिर सेंट क्लायर नदी के बाद में एक सेंट क्लायर झील है, फिर डेट्रॉयट नदी है, और डेट्रॉयट नदी के बाद में डेट्रॉयट शहर भी है। फिर उसके बाद में लेक इरी से ओंटारियो जो है, देखिए लेक इरी से ओंटारियो जो है जुड़ा था नियाग्रा नदी से, जिसपे नियाग्रा वाटरफॉल भी है, ठीक। लेकिन अब वाटरफॉल होने के कारण ये नौका गम में नहीं रह गई। परिवहन का जो है महत्वपूर्ण साधन है, सबसे सस्ता और चीपेस्ट मोड है जो है क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे वाटरफॉल आ गया, इसलिए यहाँ पे जो है मैन मेड कैनाल बनाई गई है। मैन मेड कैनाल, एक मानव निर्मित नहर का निर्माण किया गया है, जिसको हम वेलैंड कैनाल कहते हैं, ठीक है। जो वेलैंड कैनाल है वो इरी से ओंटारियो को जोड़ता है, और इरी और ओंटारियो के बीच में जो है क्या पाया जाता है, नियाग्रा वाटरफॉल, जो कि नियाग्रा नदी पर स्थित है। तो यही सारी चीजें जो है इसमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है, एक एक पॉइंट को अब हम लोग देख लेते हैं और हमारा ये फिनिश हो जाएगा। इन झीलों का निर्माण 10 लाख साल पहले हुआ था, ठीक बात है। हिमयुग जो है अत्यंत ठंडी थी पृथ्वी पहले, प्लास्टोसिन एरा में ये अंतिम हिमयुग था। तापमान बढ़ने के कारण जो है ये ग्लेशियर पीछे हटा, और बर्फ के अपरदन के कारण ये पांचों झीलों का निर्माण हुआ। इसके बाद में कनाडा में भी काफी झीलें हैं, ग्रेट बियर है, स्लेव है, विनीपेग है, अथाबास्का है, ठीक है। इन सभी झीलों का जो है हिमानी अपरदन के कारण ही जो है निर्माण हुआ है। फिर झीलों का प्रवाह देख लेते। सुपीरियर से जो है ह्यूरॉन जो है कैसे जुड़ी हुई है, सेंट मैरी नदी से, ठीक है। फिर ह्यूरॉन से जो है, और क्या नाम है आपका, लेक इरी जो है, ह्यूरॉन से लेक इरी ये कैसे जुड़ी है, सबसे पहले यहां पे आएगा क्या, क्लायर नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, क्लायर, क्लायर नदी। फिर यहां पे आएगा क्लायर झील, और उसके बाद में क्या आएगा, डेट्रॉयट नदी। कौन सी आएगी, डेट्रॉयट नदी। डेट्रॉयट फोर्ट का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। और उसके बाद में लेक इरी, ठीक। तो ह्यूरॉन झील और लेक इरी, ह्यूरॉन से ही जो है मिशिगन जुड़ा हुआ है, और मिशिगन जो है पूर्णतः कहां पे है, आपके अमेरिका में है। फिर उसके बाद में लेक इरी से ओंटारियो जो है वेलैंड नदी से, तो इरी से ओंटारियो किससे जुड़ी हुई है, वेलैंड नहर से। ये मानव निर्मित नहर है, क्यों है, क्योंकि यहां पर ये बहती तो है, कौन सी, नियाग्रा नदी, लेकिन नियाग्रा नदी पर ही जो है क्या स्थित है, नियाग्रा वाटरफॉल। तो ये परिवहन के दृष्टिकोण से तो ये नदी जो है यूज नहीं रही, तो जब यूज नहीं रही तो फिर मानव निर्मित नहर बनाएगी, वेलैंड कैनाल, ठीक है। 20 लाख वर्ष पहले हिमानी युग था, जिससे ये झीलें जो है 60 डिग्री तक जो है हिम जो है 60 डिग्री अक्षांश तक आ गया था। फिर इसका हिमअपर्दन हुआ, जिसके फलस्वरूप ये नदियां बनी। सबसे बड़ा ताजे पानी का स्रोत है। पृथ्वी की सतह के ताजे पानी का लगभग 1/5वां हिस्सा यही 5 झीलें रखती हैं। पेयजल, सिंचाई, परिवहन, सल्फाइड और लौह खनन का स्रोत है, क्योंकि अभी बताया था यहाँ पे अपलेशियन शुरू हो जाता है, अपलेशियन के बाद में यहाँ पे मेसाबी रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे, इंडस्ट्रिया जो है डेवलप हुई हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मेसाबी रेंज है, यहाँ पर जो है लोहे का प्रचुर भंडार है, मीठे पानी के स्रोत है, परिवहन है। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए, यही 3-4 चीजें चाहिए, मीठा पानी चाहिए, ठीक है, खनिज संसाधन चाहिए, और उसके बाद में परिवहन चाहिए, ठीक है। तो यही चीज बताई गई कि यह औद्योगिक क्षेत्र भी है, क्योंकि पानी की उपलब्धता है, परिवहन का सस्ता साधन है, और सभी औद्योगिक जो है और जितने भी इंडस्ट्री हैं वो मीठे पानी की जो है जरूरत होती है। सभी जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको मीठे पानी की जरूरत होती है। फिर ग्रेट लेक्स जो है, देखिए सबसे बड़ी जो है सुपीरियर लेक्स है, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर हम सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो सबसे पहले है कैस्पियन, और दूसरे नंबर पे आयतन में जो है आती है सुपीरियर। तो आयतन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन है, और दूसरे नंबर की सुपीरियर है। मिशिगन जो है पूर्णतः यूएसए में स्थित है। फिर ह्यूरॉन है,
ह्यूरॉन के बाद में इरी है और ओंटारियो है, ठीक है। और ओंटारियो के बाद में सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो कि जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाती है। फिर क्षेत्रफल के अगर घटते हम उसमें देखिए, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, ये याद रखिएगा। ट्विस्ट ये है कि देखिए सबसे छोटी झील ये पानी में है, सबसे छोटी झील ये याद रखिएगा, ये पानी में इरी में जो है सबसे कम पानी है, ठीक है। अब लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुसार आ जाए तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियो, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है, और फिर आ जाती है इरी, और फिर आ जाती है ओंटारियो। तो है ना, तो ये चीज है। फिर हम देख लेते हैं कि इन के किनारे जो है कौन से प्रमुख शहर स्थित है। देखिए सुपीरियर के किनारे दुलुथ स्थित है, ठीक है। फिर कनाडा का थंडर बे, ठीक है। और आपके जो है जो याद करने योग्य है सडबरी भी है, ठीक है। फिर इधर हम आ जाते हैं मिशिगन में, मिशिगन के पास में मिलवाकी स्थित है, ठीक। मिलवाकी के बाद में आप आ जाते हैं डेट्रॉयट, तो ये डेट्रॉयट नदी के किनारे ही स्थित है, और ये आपका जो है क्लायड झील है, क्लायड झील के किनारे स्थित है, ठीक है। और उसके बाद में ये आ जाता है बफेलो, बफेलो जो है इरी के किनारे स्थित है, ठीक है। हैमिल्टन, टोरंटो, ओसावा, ये तीनों जो है ओंटारियो के किनारे स्थित है, ठीक। तो यही चीज है कि देखिए यूएसए के जो शहर हैं प्रमुख, है ना, वो उसमें दुलुथ है, और दुलुथ जो है क्या है, स्टील, ठीक है। स्टील के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये किसके किनारे है, सुपीरियर लेक के किनारे है। मिलवाकी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, ये मिशिगन झील के किनारे। आप अपने जो है एटलस पे सब मार्किंग करते हुए चलिएगा। शिकागो जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, मिशिगन के किनारे है। डेट्रॉयट जो है लेक इरी के किनारे है, ये फोर्ड का हेडक्वार्टर भी है और ऑटोमोबाइल कैपिटल भी है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। क्लीवलैंड जो है ये कपड़ा और स्टील के लिए फेमस है, इरी के किनारे स्थित है। बफेलो जो है रासायनिक उद्योग के लिए, और लेक इरी के किनारे है, ठीक है। फिर इसके बाद में थंडर बे, ये कनाडा के हैं, ये सुपीरियर लेक के किनारे है। सडबरी, ह्यूरॉन थोड़ा अंदर है सडबरी, लेकिन हम ह्यूरॉन के किनारे ही मानते हैं क्योंकि इसको नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है। हैमिल्टन जो है ओंटारियो के किनारे है, ठीक है। और टोरंटो जो है ओंटारियो लेक के किनारे है। ओसावा जो है ओंटारियो लेक के किनारे है। तो ओंटारियो के किनारे कौन कौन से है, हैमिल्टन, टोरंटो और ओसावा। ये लाइन से अरेंज करने को भी दे सकता है। फिर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे जो है किंगस्टन है, मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था, क्यूबेक भी है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। सबकी मार्किंग कर लीजिएगा। ये दुलुथ है, थंडर बे है कनाडा का, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है यहां पर चले आते हैं, शिकागो है, ठीक है, मिलवाकी है ना। और आपके बाद में यहाँ पे डेट्रॉयट है, ठीक है। और इसके बाद में क्लीवलैंड है। ये सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं। बफेलो है ना। और ये फिर लाइन से ओंटारियो के किनारे ये तीनों, ठीक। फिर किंगस्टन, फिर सेंट लॉरेंस नदी जो है अटलांटिक में खुलती है। फिर उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं डिजर्ट, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख डिजर्ट हैं, और डिजर्ट जो है आप देखेंगे कि हमेशा जो है कहां पे पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, ठीक। तो यहाँ के जो प्रमुख डिजर्ट हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट बेसिन डिजर्ट है, फिर उससे लगा हुआ मोजावे डिजर्ट है, उसके बाद में सोनारन डिजर्ट है, ये सोनारन, और यहाँ पे चिहू हुआन डिजर्ट है, ठीक है। तो ये प्रमुख 4 डिजर्ट हैं। अब इन डिजर्टों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेट बेसिन, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन डिजर्ट जो है ये मुख्यतः जो है कहां पे फैला हुआ है, नेवादा में फैला हुआ है, ठीक है। ग्रेट बेसिन डिजर्ट है। और कुछ और भी राज्य है, जैसे कि यूटा में है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है, आपके ओरेगन में है ना, और इडाहो में है। इडाहो में सबसे इसका छोटा पार्ट है, ठीक है। फिर इसके अगर उत्तर में आप अपने एटलस पे देखिए तो उत्तर में जो है इसके क्या है, ऊपर कोलंबिया का प्लेटू है ना। उस और पूर्व में क्या है, वास्टेज रेंज है जो राकी की है। फिर दक्षिण में जो है मोजावे डिजर्ट है, यहाँ पे मोजावे के बाद यहाँ पे सोनारन है, फिर चिहुआन है, और पश्चिम में जो है क्या है, सेरा नेवादा है। तो ये आपका इसके ऐसे कर लीजिए, ये आपका सेरा नेवादा हो गया, ठीक है। सेरा नेवादा कैलिफोर्निया में आपका है ना। यहाँ पे ये वास्टेज रेंज हो गई, ठीक है। ये आपकी राकी पर्वतमाला की जो है वास्टेज रेंज हो गई। यहाँ पर ये क्या हो गया, जो है ये आपका कोलंबिया का पठार हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, जो है ये आपका जो है कौन सा डिजर्ट, मोजावे डिजर्ट हो गया। तो ये दो पर्वतों के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो
अब ये चूंकि पठार भी है, उठा हुआ भाग भी है और मरुस्थल भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो है अंतर पर्वतीय पठार के साथ साथ में जो है अंतर पर्वतीय जो है मरुस्थल भी कह देंगे। ठीक है। फिर मोजावे डिजर्ट देख लीजिए। मोजावे डिजर्ट के ऊपर जो है आपका ग्रेट बेसिन डिजर्ट है, और ये किन राज्यों में फैला हुआ है, ये मुख्यतः जो है आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया राज्य में है। नेवादा जो है इसका दक्षिणी भाग है। ठीक है। नेवादा जो है, देखिए मोजावे डिजर्ट जो है, तो मोजावे डिजर्ट जो है इसका कैलिफोर्निया में इसका सबसे ज्यादा भाग है। फिर यहां पर आप अगर देखेंगे तो इसके नीचे जो है उत्तर में जो है ग्रेट बेसिन आ रहा है। ठीक है। उत्तर में जो है कौन सा आ रहा है, ग्रेट बेसिन डिजर्ट आ रहा है, और यहां पर ये दक्षिणी भाग नहीं होगा, नेवादा। ठीक है। नेवादा जो है एरिजोना। ठीक है। एरिजोना जो है इसके चारों ओर जो है, हाँ देखिए ये मोजावे डिजर्ट है। ठीक है। उत्तर में क्या है, ग्रेट बेसिन, ये नॉर्थ में आ गया। ठीक है। इसके पूर्व में क्या है, एरिजोना है, ये पूर्व में है। पश्चिम में क्या है, कैलिफोर्निया है, और आपके दक्षिण में क्या है, सोनारन डिजर्ट है। ठीक है। तो दक्षिण में आपका क्या आ गया, सोनारन डिजर्ट आ गया। ठीक है। उत्तर और उत्तर पश्चिम में क्या है, जो है इसका आपका जो है ग्रेट बेसिन डिजर्ट है। ठीक है। ग्रेट बेसिन डिजर्ट है। और पश्चिम में क्या है, सेरा नेवादा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेरा नेवादा है। और पूर्व में क्या है, कोलोराडो का प्लेटू है। ये यहाँ पे जो है क्या है, कोलोराडो का प्लेटू है, एरिजोना प्रांत में फैला हुआ है, जिसको जो है कोलोराडो नदी काटती है, यहाँ पे ग्रैंड कैनियन बनाता है। ठीक है। तो ये ऊपर जो है, ठीक। फिर इसके बाद में चिहुआन जो देख लेते हैं, चिहुआन। ठीक है। तो चिहुआन जो है दो देशों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा भाग जो है टेक्सास में इसका फैला हुआ है। ठीक है। किसमें फैला हुआ है, टेक्सास में। ये देखिए टेक्सास एक प्रांत है, और न्यू मैक्सिको प्रांत है। और सबसे ज्यादा जो है अगर मैक्सिको में है तो ये मैक्सिको में फैला हुआ है। ठीक है। मैक्सिको में चिहुआन राज्य में सबसे बड़ा भाग इसका है। ठीक है। और बाकी टेक्सास और न्यू मैक्सिको में जो है, तो अमेरिका के टेक्सास में सबसे बड़ा भाग है, और मैक्सिको में जो है सबसे बड़ा भाग जो है चिहुआन में है। बाकी इसके चारों तरफ आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है। फिर सोनारन डिजर्ट जो है, तो सोनारन डिजर्ट जो है मोजावे के बाद में पड़ता है, और यहाँ पर जो है चिहुआन के जो है पश्चिम में पड़ता है। तो एरिजोना प्रांत में और कैलिफोर्निया में जो है ये फैला हुआ है, और मैक्सिको में भी ये सोनोरा राज्य में सबसे बड़ा भाग इसका फैला हुआ है। ये देखिए ये इसका सोनोरा राज्य है मैक्सिको का, यहाँ पर ये फैला हुआ है। ठीक है। फिर अगर हम प्रमुख पठार और मरुस्थल का घटता हुआ क्रम देख लेते हैं, तो अगर हम मरुस्थल देख रहे हैं तो सबसे बड़ा ग्रेट बेसिन है। ग्रेट बेसिन के बाद में चिहुआन है, फिर सोनारन है, फिर मोजावे है। अगर हम पठार की बात करें तो सबसे बड़ा जो है नॉर्थ अमेरिका का लॉरेंशियन पठार है, फिर मैक्सिकन का पठार है। मैक्सिकन का पठार आपको पता है अंतर पर्वतीय पठार है, कोलोराडो भी अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है यूकान। और फिर उसके बाद में कोलंबिया का पठार है, फिर मिसौरी और एडवर्ड का पठार है, ओजार का पठार भी है। ये सारे पठार हैं, ये आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो है मिडिल अमेरिका को। देखिए यहां पे सेंट्रल अमेरिका, तो सेंट्रल अमेरिका में जो है 7 देश आते हैं। ठीक है। और इसको आप याद रखिएगा जो है बिग हेन से। ठीक है। किससे याद रखेंगे, बिग हेन से, 7 देशों को। देखिए बी से क्या हो जाएगा, जो है बेलिज हो जाएगा, और बेलिज के बाद में क्या आएगा, जो है ग्वाटेमाला आएगा। ग्वाटेमाला के बाद में क्या आएगा, हांडुरस आएगा। हांडुरस के बाद में क्या आएगा, हांडुरस के बाद में आएगा सैन सेल्वाडोर। ठीक है। ठीक। और सैन सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। ठीक है। एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर की राजधानी क्या है, सैन सेल्वाडोर। ठीक है। ये आपका जो है, ठीक। उसके बाद में आएगा जो है निकारागुआ, है ना, और निकारागुआ के बाद में आएगा कोस्टारिका, और कोस्टारिका के बाद में आएगा पनामा। तो ये जो है 7 देश जो है सेंट्रल अमेरिका के देश कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बेलिज। बेलिज की राजधानी क्या है, बेल्मोपेन। फिर ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। फिर एल सेल्वाडोर,
एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, हांडुरस की राजधानी क्या है, टेगुसिगाल्पा है, निकारागुआ की क्या है, मानागुआ है, कोस्टारिका की क्या है, सैन जोस है, ठीक है, सैन जोस है, ठीक है, और पनामा की पनामा सिटी है। तो ये जो है 7 राज्य, 7 जो है आपके देश जो है ये किसके देश हैं, सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, और सातों की राजधानी जो है सामने लिखी हुई। यहाँ पे कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि अगर हम ये मैप खोलते हैं, देखिए ये आपका अटलांटिक सी है, फिर अटलांटिक सी में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको बाद में ये कैरिबियाई सागर है। तो ये है तो इसी के भाग, अगर आप ध्यान से देखेंगे है तो इसी के भाग, और ये आपका पैसिफिक सागर है। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए कैरिबियाई सागर कहें या अटलांटिक सागर कहें, देखिए कोस्टारिका के पास में भी 2 तट है ना, पनामा के पास में भी 2 तट हैं, एक प्रशांत का, एक अटलांटिक का या कैरिबियाई का, ठीक है। निकारागुआ के पास में भी 2 तट है, फिर हांडुरस के पास में भी 2 तट है, ठीक है। जो एल सल्वाडोर है इसके पास केवल और केवल एक ही तट है, ठीक, और ग्वाटेमाला के पास में भी 2 तट है, ठीक है, और बेलीज के पास में केवल 1 तट है, ठीक। कौन सा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कह लीजिए या फिर अटलांटिक सागर कह लीजिए। तो ये बारीकी बातें हैं, ठीक। तो आपको जो है सेंट्रल अमेरिका के 7 देश समझ में आ गए, ठीक। सेंट्रल अमेरिका के बाद में आता है मिडिल अमेरिका। देखिए मिडिल अमेरिका में जो है हम मैक्सिको से शुरू करते हैं, फिर सेंट्रल अमेरिका के 7 देश और कैरिबियाई क्षेत्र के 13 स्वतंत्र देश, ठीक है। कैरिबियाई क्षेत्र में वैसे तो 7000 द्वीप हैं लगभग जो है, लेकिन उसमें और अगर टोटल देश देखेंगे तो लगभग 25-26 देश हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी ना किसी के अधीन है। तो मिडिल अमेरिका में टोटल जो है कितने देश आते हैं, 21 देश आते हैं, ठीक है, जिसमें से मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका के 7 देश और कैरिबियाई के जो है 13 स्वतंत्र देश आते हैं। तो ये सेंट्रल अमेरिका के 7 देश और कैरिबियाई के जो है आपके 13 देश। तो कैरिबियाई द्वीपों में जो है कौन से जो है स्वतंत्र देश हैं, वो आपके जो है ये 13 हैं, ठीक है। जैसे क्यूबा है, बहामास है, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, एंटीगुआ, बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस, ठीक है, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, त्रिनाद और टबैको, और फिर जो है 13 और 7 और प्लस में मैक्सिको, ये मिडिल अमेरिका के देश कहलाते हैं। तो टोटल जो है 21 देश हो जाते हैं, ठीक। तो यहां पे एक ट्विस्ट वाली बात है, देखिए देखिए ये आपकी जो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ठीक है, ये मुख्य प्लेट है, और इसी प्लेट की जो है एक हिस्सा है, कौन सी प्लेट, ये आपकी कैरिबियाई प्लेट, ठीक, कैरिबियाई प्लेट। और फिर यहां से ये आपका ये दक्षिण अमेरिका की प्लेट कुछ ऐसे जाएगी, ठीक, ये आपकी दक्षिण अमेरिका की ना साउथ अमेरिकन प्लेट, ये आपकी मुख्य प्लेट है, और इसी का हिस्सा है कैरिबियाई प्लेट जो कि गॉड प्लेट है। मुख्य प्लेट का हिस्सा जो है, लेकिन छोटी प्लेट तो गॉड प्लेट, और ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देखिए क्या था, ये जो कैरिबियाई प्लेट है ये पहले जो है उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही थी, ठीक। तो अब ये ऐसे, तो अभिसरण के कारण जो है यहां पर जो है क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी के उद्गार होने के कारण, अभिसरण के कारण जो है आपको बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जो है यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है यहां पर जो है ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हो रहा है, ठीक। इन प्लेटों ने अपनी गति बदल ली है, और ये प्लेटों की गति अब किधर की ओर हो गई, कैरिबियाई प्लेट की, अब जो है साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ हो गई है, जिसके फलस्वरूप अब क्या है कि लेसर एंटिलीज में हमको जो है ज्वालामुखी का उद्गार जो है, भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट का उद्गार जो है दिखाई पड़ रहा है। अब ये प्लेटों की गति क्यों बदली, इसका जवाब जो है प्लेट टेक्टोनिक के पास में नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझनी है कि पहले इस प्लेटों की दिशा जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की तरफ थी, जिसके कारण क्यूबा, हैती, डोमिनिकन, हिस्पैनियोला, प्यूर्टो रिको, मतलब बहुत सारे जो है ग्रेटर एंटिलाइज के जो है द्वीप का अभिसरण के द्वारा निर्माण हुआ। लेकिन अभी हाल ही में क्या है
कि अब इस प्लेट का गति, कैरिबियन प्लेट का गति जो है साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ है, जिसके कारण अब जो है हमको ज्वालामुखी का उद्गार जो है लेसर एंटीलीज में अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फ्रांस का एक मार्टिनिक है, ठीक है, फ्रांस टेरिटरी का एक मार्टिनिक द्वीप है, यहाँ पे अभी हाल ही में भयंकर प्रकार के जो है विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि लेसर एंटीलीज में जो है हाल ही में जो है ज्वालामुखी का उद्गार जो है हमको भयंकर प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार अभी देखा जा रहा है, ठीक, और जो है लेसर एंटीलीज में नहीं देखा जा रहा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हमको जो है लेसर एंटीलीज में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस प्लेट ने अपनी दिशा बदल ली है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कैरिबियाई क्षेत्र को। तो कैरिबियाई प्लेट को आपने समझा, तो कैरिबियाई क्षेत्र को अब हम लोग देख लेते हैं। तो कैरिबियाई क्षेत्र में जो है लगभग जो है 7,000 जो है, कितने जो है 7,000 जो है द्वीप हैं। तो कैरिबियाई क्षेत्र में जो है कितने जो है द्वीप हैं, लगभग 7,000 द्वीप हैं। ठीक है, 7,000 जो है द्वीप है। फिर कैरिबियाई क्षेत्र को मुख्यतः जो है दो भागों में जो है हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हो गए हैं? सबसे पहले जो है ये जिसमें बहामास स्थित है, इसको हम लुकायन जो है द्वीप कहते हैं। ठीक है, लुकायन आर्चिपिलागो कहते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे जो है एंटीलीज में, तो एंटीलीज में जो बड़े जो है द्वीप है इनको हम ग्रेटर एंटीलीज कहते हैं। ठीक, और जो छोटे द्वीप है इनको हम लेसर एंटीलीज कहते हैं या एंटाइल्स कहते हैं। फिर यहाँ पे लीवार्ड है, विंडवार्ड है, इतना जरूरत नहीं है, जो ऑप्शनल वालों के लिए जरूरत है। तो ये जो कैरिबियाई क्षेत्र है इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक लुकायन जो है आर्किपिलागो, ठीक है, लुकायन आर्चिपिलागो जिसमें बहामास आते हैं, तुर्क एंड काइकोस जो है आपके द्वीप आते हैं जो कि यूके टेरिटरीज में है। बहामास के बाद में जो है एंटाइल्स आते हैं, एंटाइल्स में दो होते हैं, ग्रेटर एंटाइल्स और जो है लेसर एंटाइल्स। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसमें लगभग जो है 26 से 28 देश आते हैं। ठीक है, लेकिन ये 26 से 28 देश जो है किसी न किसी के अधीन है, इस वजह से जो है 13 इसमें जो है कैरिबियन द्वीप में 13 स्वतंत्र देश हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? लुकायन आर्किपिलागो और एंटाइल्स। एंटाइल्स में जो है या एंटीलीज में जो है ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज। लुकायन आर्किपिलागो में जो है क्या आते हैं? बहामास आते हैं और तुर्क और काइकोस आते हैं जो कि यूके की टेरिटरी है। देखिए ग्रेटर एंटीलीज से जो है बहामास बाहर है। ठीक, ये ग्रेटर एंटीलीज से जो है बहामास जो है बाहर है और बहामास जो है एंटाइल्स का हिस्सा नहीं है या अलग जो है बहामास आर्किपिलागो का हिस्सा है। तो कैरिबियन क्षेत्र आपको समझ में आ गया, दो मुख्य भागों में बांटा गया। फिर लुकायन द्वीप जो है, देखिए इसको हम लुकायन क्यों कहते हैं? यहां पर जो है क्या हुआ कि जब यूरोपीय लोग आए तो उससे पहले से यहाँ की लोकल जो जनजाति थी वो लुकायन थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लुकायन आर्किपिलागो कह देते हैं। आर्किपिलागो क्या होता है? देखिए आर्किपिलागो जो होता है ये समुद्र में जो है स्थित जो है पास पास बहुत सारे द्वीपों का एक समूह होता है, तो जिसको हम आर्किपिलागो कह देते हैं। जो समुद्र है उसमें अगर पास पास बहुत सारे द्वीप जो है स्थित है, ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या कह देते हैं? आर्किपिलागो कह देते हैं, यानी कि द्वीप समूह। आइसलैंड जो है आइसलैंड ग्रुप। ठीक, आइसलैंड ग्रुप। और जैसे इसके बहुत बढ़िया उदाहरण है, फिलीपींस आर्किपिलागो है, बहुत सारे द्वीप पास पास है, इंडोनेशिया के आर्किपिलागो है और ये आर्किपिलागो आपका लुकायन है। तो लुकायन इसका नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि यहाँ की ये लोकल जनजाति थी, है ना। इसका नाम लुकायन जो है लुकायन लोगों के नाम पे पड़ा क्योंकि यूरोपीय लोगों से पहले यहाँ के मूल निवासी जो थे वो लुकायन थे। और इसमें लुकायन जो है आर्किपिलागो में दो प्रमुख समूह आते हैं, एक बहामास आता है जो कि स्वतंत्र देश है और एक जो है आपका यूके टेरिटरीज जो है, यूके ओवरसीज मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के अधीन आते हैं, तुर्क और काइकोस। ठीक है, बहामास की राजधानी क्या है? नासाउ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था कि लुकायन आर्किपिलागो पे 1492 में जो है यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस आया था, जिसने इस क्षेत्र का नाम जो है क्या दिया था? जो है इस क्षेत्र का नाम जो है उसने वेस्ट इंडीज कहा, है ना, वेस्ट इंडीज कहा या कैरिबियाई क्षेत्र कहा। और जो जिस जगह पे आया था उसका नाम उसने सैन सैल्वाडोर रखा था। देखिए बहामास द्वीप जो है ये कोरल से बने हुए हैं। अभी आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और यहां से ये फ्लोरिडा की है, ये भी कोरल से बना हुआ है और ये भी चूना पत्थर और प्लस में प्रवालों के एक साथ इकट्ठा होने से ये इन द्वीपों का निर्माण हुआ है।
इन द्वीपों का ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज का निर्माण प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। हमने बताया कि ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य प्लेट की गॉड प्लेट है, कैरिबियन प्लेट पहले ये इससे टकरा रही थी, तो पहले हमको यहाँ पे जो है ज्वालामुखी उद्गार देख रहे थे, अब इसने जो है अपनी दिशा बदल दी है। तो जैसे मार्टिनिक है फ्रांस का, तो यहाँ पर अब हमको जो है लेसर एंटीलीज में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये बहामास का निर्माण जो है कैसे हुआ है, ये कोरल से हुआ है और जो है किससे हुआ है, लाइम स्टोन से हुआ है, जैसे कि फ्लोरिडा कीज का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर बहामास जो है देखिए ये गर्म जलधारा के क्षेत्र में आता है। इधर से जो है अगर आप देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम आती है, फिर वो बढ़ जाती है दो भागों में। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक सी जो है, नॉर्थ अटलांटिक जो है करंट आती है, फिर वो जो है यहाँ पे आके बढ़ जाती है गल्फ स्ट्रीम, तो गर्म जलधारा आती है, तो इसके आसपास गर्म गल्फ स्ट्रीम का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, और जिसी के कारण यहाँ पे गर्म जब जलधारा आएगी तो ये हरिकेन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जो है बहुत ज्यादा चक्रवात और तूफान, ठीक है, यहां पर हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो बहामास जो है किससे बना हुआ है, लाइमस्टोन और कार्बोनेट प्लेटफॉर्म कोरल लीफ से बना हुआ है। फ्लोरिडा की जो है कोरल लीफ से बना हुआ है, और ग्रेटर एंटीलाइज जो है टेक्टोनिक्स यानी प्लेटों के अभिसरण से बना हुआ है। बहामास की राजधानी जो है नसाउ है। यहाँ पे सबसे पहले लुकायन जो है यहाँ के मूल जनजाति हैं। लुकायन आर्किपेलागो में 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, बहामास है जिसकी राजधानी नसाउ, और तुर्क और काइकोस है। ठीक है, तुर्क और काइकोस जो है किसकी टेरिटरी है, यूके की है। ठीक, फिर इसके बाद में आर्किपेलागो जो है आइसलैंड का ग्रुप हो गया, इसको हम आर्किपेलागो कहते हैं। अब हम ग्रेटर एंटीलीज देख लेते हैं। देखिए आप अपनी सभी लोग एटलस में देखिए, जो है आज के बाद में आपको ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ग्रेटर एंटीलीज में क्या होता है कि यहाँ पे मुख्यतः जो है 4 देश आते हैं। ठीक है, कौन से आते हैं, 4 देश आते हैं। जैसे सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो क्यूबा है। ठीक है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, ये सिगार के लिए फेमस है। ठीक है, सिगार के लिए फेमस है हवाना जो है। फिर उसके बाद में जमाइका आता है, और जमाइका से हमारे जो है 2 सबसे बड़े खिलाड़ी आते हैं। एक आते हैं उसैन बोल्ट और दूसरा कौन आता है, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल नहीं आते हैं, ग्लेन मैक्सवेल तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपके क्या नाम है, जो सबसे विस्फोटक प्रकार के जो है आपके बैट्समैन है। ठीक है, ग्लेन उनका नाम है, कुछ जो है अभी भूल रहे हैं। उसैन बोल्ट और जो है अरे बहुत ही फेमस बैट्समैन है, वो आपके जमाइका से ही आते हैं। ठीक है, तो पहला देश आपका कौन सा हो गया, क्यूबा हो गया, स्वतंत्र देश है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, जमाइका हो गया। और ये हिस्पेनियोला, ठीक है, हिस्पेनियोला, इस द्वीप का नाम पूरे का हिस्पेनियोला है। ठीक है, हिस्पेनियोला है। ठीक है, हिस्पेनियोला, और जिसपे जो है 2 देश आते हैं, एक आता है हैती और एक आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये हिस्पेनियोला द्वीप पे आते हैं। जमाइका से जो है आपके जो है उसैन बोल्ट आते हैं, और एक क्रिकेटर भी हैं विस्फोटक जो अभी रिटायरमेंट ले लिए हैं। ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है, और बाकी क्यूबा। तो 4 जो है आपके जो है ये स्वतंत्र देश है। और अमेरिका का एक आता है प्यूर्टो रिको। ठीक है, क्योंकि ये इसी अभिसरण से बना हुआ है, लेकिन ये अधीनस्थ देश है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का। तो 4 स्वतंत्र देश और एक जो है अधीनस्थ देश जो है प्यूर्टो रिको आता है। ठीक है, तो क्यूबा जो है, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। ठीक है, सिगार के लिए प्रसिद्ध है। जमाइका की राजधानी क्या है, किंगस्टन है। ठीक है, ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक जो है किस पे उपस्थित है, हिस्पेनियोला द्वीप पर उपस्थित है। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है, और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंट डोमिंगो है। ठीक है, सैंट डोमिंगो है। ठीक है, प्यूर्टो रिको की राजधानी क्या है, सैन जुआन है, और यह स्वतंत्र देश नहीं है, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की टेरिटरी है। तो ग्रेटर एंटीलीज में क्या आते हैं, 4 प्रमुख देश आते हैं, स्वतंत्र देश, और एक जो है अमेरिकी देश आता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या ये लुकायन प्रायद्वीप, लुकायन आर्किपेलागो, जिसमें जो है बहामास और तुर्क, जिसमें जो है लुकायन आर्किपेलागो में बहामास और तुर्क और काइकोस आता है। ग्रेटर एंटीलीज में जो अभिसरण से बना हुआ है क्यूबा, जमाइका, हैती है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक और सैन जुआन आता है।
ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लेसर एंटिलीज को। ठीक है, तो लेसर एंटिलीज में जो है अगर आप देखेंगे तो 19 देश आते हैं, जिसमें से 8 जो है क्या है, स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, और 1900 देशों की ये आपकी लिस्टिंग दी हुई है। देखिए लेसर एंटिलीज जो है ये आपका शुरू हो जाता है कहां से, जो है ब्रिटिश वर्जीनिया से। ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड से, जो कि यूके जो है टेरिटरी है। ठीक है, यूके के अधीनस्थ है। और यूएस वर्जिन आइसलैंड जो है ये यूएस के है। तो यहां से मतलब प्यूर्टो से उसके बाद में क्या पड़ता है आपका, यूएस वर्जिन आइसलैंड पड़ते हैं। तो यूएस के अधीनस्थ जो है वर्जिन आइसलैंड और ब्रिटिश के अधीनस्थ वर्जिन आइसलैंड। तो यहां से जो है आपका लेसर एंटिलीज के सारे देश शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो है टोटल अगर देखेंगे तो 19 देश है, जिसमें से 8 जो है क्या है, स्वतंत्र है, बाकी 11 के क्या है, वो आपके किसी न किसी के अधीनस्थ है। जैसे ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह है, ये ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड के अधीनस्थ है और इसकी राजधानी जो है क्या है, रोड टाउन है, ये यूके के अधीनस्थ है। ठीक है, फिर अमेरिकी वर्जिन जो है द्वीप समूह है, ये यूएस के अंतर्गत आते हैं। चार्लेट जो है, यहाँ की शार्लेट अमायली जो है राजधानी है और यूएस टेरिटरी है। ठीक है, एंगुइला, ठीक है, एंगुइला ये आपका जो है यूके के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूके के अंतर्गत आता है। द वैली इसकी राजधानी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल हम एक नजर तो डाल ही लेते हैं, जानकारी में रहते हैं। जैसे कि अगर हम स्वतंत्र की बात करें तो नीचे से जो है ये आपके जो है, जैसे मार्टिनिक है। ठीक है, मार्टिनिक तो फ्रांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मार्टिनिक जो है फ्रांस के अंदर। मार्टिनिक के बाद में जो है देखिए सेंट लूसिया है, सेंट लूसिया की राजधानी कैस्ट्रिज है। ठीक है, आपका सेंट विंसेंट आता है, इसकी राजधानी किंग्सटाउन है। ठीक है, बारबाडोस है, बारबाडोस की ब्रिज टाउन है। फिर ग्रेनाडा है, ग्रेनाडा की सेंट जॉर्जस है। और त्रिनाद और टबैको, ठीक है, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे लेसर एंटिलीज की जो है शुरुआत कहां से होती है, लेसर एंटिलीज की शुरुआत जो है यहां से हो जाती है, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड से। ठीक है, ये ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड से शुरू होता है और त्रिनाद और टबैको तक आता है। ठीक है, त्रिनाद एक इसका द्वीप है और टबैको इसका अलग जो है द्वीप है। ठीक है, त्रिनाद एंड टबैको तक। तो ये जो है लेसर एंटिलीज का जो है भाग है। कहां से शुरू होता है, ब्रिटिश वर्जिन से शुरू होकर और त्रिनाद एंड टबैको तक आता है। ठीक, फिर इसमें जो है लगभग कितने देश हैं, लगभग जो है 19 देश हैं, जिसमें से 8 जो है स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, लेसर एंटिलीज। और वो 8 स्वतंत्र देश कौन कौन से हैं, जैसे कि सेंट किट्स एंड नेविस, जिसकी राजधानी है बैस्टेरे। ठीक है, बैसे टेरे। फिर एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी क्या है, सेंट जॉन्स है। ठीक है, डोमिनिका की राजधानी क्या है, देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक जो है हिस्पनियोला द्वीप पे स्थित एक अलग जो है देश है। ठीक है, और यहाँ पे डोमिनिका है, इसकी राजधानी जो है रोसोयो है। ठीक है, सेंट लूसिया की राजधानी कैस्ट्रिज है। सेंट विंसेंट की राजधानी जो है किंग्सटाउन है। ठीक है, बारबाडोस की क्या है, ब्रिजटाउन है। और ग्रेनेडा की क्या है, आपकी सेंट जॉर्जस है। और त्रिनाद और टबैको की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक, देखिए कभी भी आपको जो है बड़े देशों में नहीं फंसाएगा, कोई भी एग्जाम जो है हमेशा जो है इन्हीं में फंसाएगा कि इनको जो है आप अरेंज करिए। तो ये आपको लिस्टिंग दे दी गई है, एक बार जो है नजर डाल लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने इसको सीक्वेंस से लगा दिया है। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम आ जाए कभी भी तो ऐसे आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले सेंट किट्स एंड नेविस है। ठीक है, फिर एंटीगुआ है, फिर डोमिनिका है, फिर सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट है, बारबाडोस है, ग्रेनेडा है और त्रिनाद और टबैको है। लेसर एंटिलीज में अभी अभी आपसे हमने बताया था कि क्या होता है कि यहाँ पर अब जो है अभिसरण के कारण जो है आपको विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी दिखाई पड़ेंगे। तो मार्टिनिक एक द्वीप है फ्रांस का, तो यहां पर इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। ठीक है, तो लेसर एंटिलीज और ग्रेटर एंटिलीज कंप्लीट। ठीक, फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं बरमूडा त्रिभुज को। तो बरमूडा त्रिभुज में हम 3 चीजें शामिल करते हैं। जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, यहाँ मियामी से और बरमूडा, ये एक द्वीप पड़ता है यूके का। ठीक है, तो यूके का बरमूडा और इधर जो है प्यूर्टो रिको यूएस का। तो इन तीनों के क्षेत्र में जो ये आता है, ठीक है, बहामास इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो है ये हम एक बरमूडा त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बरमूडा त्रिभुज जो है अटलांटिक महासागर का एक प्रसिद्ध समुद्री क्षेत्र है, जिसको हम डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके बारे में काफी ज्यादा अफवाह रही है कि यहाँ पे पानी के जहाज जाते हैं, ठीक है, तो फिर नहीं मिलते, या इसके ऊपर से कोई भी जो है हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। ये सारे मिथ हैं। ठीक है, ये इसमें बरमूडा ट्रायंगल में मियामी, बरमूडा द्वीप
और प्यूर्टो रिको को शामिल किया है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन आते हैं, ठीक है। यहां से क्योंकि गर्म जलधारा गुजरती है जिससे जो है हवा ऊपर उठती है, जिससे जो है बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होता है। जब हवा ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा वहां पे उसको जो है भाई, जैसे ये गर्म हवा ऊपर उठी, ठीक है, तो इसका क्षेत्र लेने के लिए कोई भी ठंडी हवा तो आएगी, तो जिससे जो है यहाँ पर जो है लो प्रेशर और जो है हवाओं के दबाव के कारण जो है यहाँ पे क्या बनता है, बहुत ज्यादा हरिकेन यानी कि टॉर्नेडो आने की चांसेस रहते हैं। समुद्र में तेज धाराएं और अचानक मौसम परिवर्तन जिससे नौवहन को कठिन बना सकते हैं। जहाजों और विमानों के गायब होने की कई प्रसिद्ध घटनाएं के कारण यह क्षेत्र रहस्यमयी माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम लोग ऐसे याद करेंगे, देखिए सीक्वेंस बना लेते हैं एग्जाम यूएसए का, ये आपका कौन सा है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, तो ए, फिर यहाँ पे कौन आ गया, ये बी, और फिर ये कौन सा आ गया, क्यूबा से सी, ठीक है, और डोमिनिकन रिपब्लिक डी, ए बी सी डी, ठीक है, सीक्वेंसिंग कर लीजिएगा, ठीक। तो वही चीज है मैप पे यहाँ पे। फिर इसके बाद में देखिए बहुत सारे जो है आपको जो है नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर आपको मिलेगा एंग्लो अमेरिका, है ना, और जैसे कि एंग्लो अमेरिका में जो है 2 देश आते हैं, है ना, कनाडा और यूएसए, पहली क्लास में ही आपसे बता चुके हैं। उत्तरी अमेरिका में टोटल 23 देश हैं, मिडिल अमेरिका में आपके 21 देश हैं, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में आपके 7 देश हैं, है ना, दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश हैं, लेकिन एक क्या कहते हैं स्वायत्त देश नहीं होने के कारण हम जो है दक्षिण अमेरिका के टोटल जो है 12 देश ही देखते हैं, ठीक है, टोटल आते 13 देश हैं, ठीक। फिर उसके बाद में कैरिबियाई देश में 13 स्वतंत्र देश हैं, लैटिन अमेरिका में 20 देश आते हैं। तो ये आपको लिस्टिंग करके दे दी गई है कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मिडिल अमेरिका में अगर 21 देश है तो मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका के 7 देश जिसको हम बिग हैंड से याद करते हैं, और फिर ये कैरिबियाई द्वीप जो स्वतंत्र देश हैं 13 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका में 13 देश आते हैं, फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है, और शायद काइनी जो है उसकी राजधानी भी है। 12 जो है स्वतंत्र देश आते हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पे। सेंट्रल अमेरिका पे आपके 7 देश आते हैं, लैटिन अमेरिका में 20 आते हैं। ये सांस्कृतिक रूप से जो है लैटिन मतलब स्पेनिश और पुर्तगीज भाषा जो क्षेत्र है उनको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, और इसमें मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका के 6 देश, कैरिबियाई 3 और दक्षिण अमेरिका के 10 देश आते हैं, ठीक। तो लैटिन अमेरिका के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें कुल 20 स्वतंत्र देश आते हैं। यह एक सांस्कृतिक और भाषाई क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से स्पेनिश, है ना, और पुर्तगाली और फ्रेंच भाषाएं बोली जाती है, इंग्लिश भाषा नहीं बोली जाती, इसलिए इसमें अंग्रेजी भाषी देश जो है बेलीज और जमाइका को शामिल नहीं किया जाता है। उत्तरी अमेरिका का 1 देश आता है मैक्सिको, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत। सेंट्रल अमेरिका के 6 देश आते हैं, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, और कैरिबियन द्वीप के 3 देश, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती। दक्षिण अमेरिका के ये 10 देश। बेलीज इसमें ना शामिल होने के मुख्य कारण क्या है कि लैटिन अमेरिका का वर्गीकरण भूगोल से ज्यादा भाषा और संस्कृति के आधार पर किया गया है, ठीक है। बेलीज इसमें ना शामिल होने का कारण है, इसमें नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक भाषा जो है लैटिन अमेरिका में केवल उन देशों को शामिल किया जाता है जहां लैटिन मूल से निकली भाषाएं, जैसे स्पेनिश, पुर्तगाली, ठीक है। स्पेनिश देखिए, स्पेन और पुर्तगाल की भाषा क्या है, जो है लैटिन है, ठीक है, तो वहां पर जो है या फ्रेंच बोली जाती है, तो बेलीज की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसलिए बेलीज को जो है हम शामिल नहीं करते हैं। सेंट्रल अमेरिका के बाकी देश जो है स्पेन के गुलाम थे, जबकि बेलीज जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसे पहले ब्रिटिश होंडुरास कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैटिन। अब हम देख लेते हैं पनामा कैनाल को। देखिए पनामा कैनाल जो है लगभग 82 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, और पनामा कैनाल जो है ये इस्थमस पे है, ठीक है। इस्थमस क्या होता है कि भूमि की सकरी पट्टी होती है जो 2 बड़े भूभाग को जो है जोड़ती है आपस में, ठीक। तो हुआ क्या कि पनामा कैनाल जो है 1904 में अमेरिका ने बनाना शुरू किया। इससे पहले जो है फ्रांस ने भी बनाना इसको स्टार्ट किया था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया था। तो यूएस ने जो 1904 में और 1914 में इसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। 1914 लगभग 10 साल का समय इसमें लगता है, ठीक है। 10 साल में यूएस ने इसको बना के कंप्लीट, और इसमें जो है एसएस एनकॉन जो इसका पहला जो है आधिकारिक वाणिज्यिक पारगमन किया, ठीक है। एसएस एनकॉन जो है एक पहला जो है समुद्री जहाज था जिसने जो है सबसे पहले इसको पार किया था। अभी 2016 में रिसेंट जो है इसका फिर से विस्तार किया गया है। देखिए ये पनामा कैनाल को समझने के लिए पहले आप समझिए, यहां पर देखिए
चूंकि भूमि का टुकड़ा है, इस्तमस है, दो चीजों को जोड़ रहा है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका है, ये जोड़ रहा है। तो इसको काट कर जो है बीच में जो है क्या बनाया गया है, पनामा कैनाल बनाया गया है। ये देखिए, ठीक है, तो पनामा कैनाल ये बनाया गया। तो बीच में जो है एक लेक भी पड़ती है यहां पर, इसका नाम है गटुन लेक। तो गटुन लेक पड़ती है, तो ये गटुन लेक ये देखिए पड़ती है। तो यहां पर जो है क्या होता है कि अब इस लेक को तो काट के बराबर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है। तो इसको चैनल के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे कोई भी सिप आया तो ये इसमें गया, तो ये चैनल बंद करके फिर इसमें पानी भरा जाता है, फिर इसको उठाया जाता है ऊपर, फिर ये चैनल खोल के इसमें लाया जाता है, फिर ये गटुन लेक पार करता है, फिर ये चैनल के माध्यम से जो है इसमें पानी को, जहाजों को ऊपर उठाया जाता है और गटुन लेक में फिर चैनल के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, उसको जो है अटलांटिक से पैसिफिक सागर में जो है जहाजों को जोड़ा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे चैनल बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हाल ही फिलहाल में क्या हो रहा है कि ये पनामा लेक जो है वाटर, पानी के जल स्तर से जूझ रही है, जिससे जो है यहाँ पे अभी काफी रस हो गया था। और तो ये अब देखिए यहाँ पे समझिए, पनामा कैनाल जो है मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच इस्तमस में है, अटलांटिक ओशियन को जो है पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। अगर यह नहर नहीं होती तो अटलांटिक और पैसिफिक जाने वाले जहाजों में, ठीक है, जहाजों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न से, यानी कि काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता। अच्छा, ये लंबा रास्ता कितना हो सकता था? देखिए, अगर हम सपोज करते हैं कि न्यूयॉर्क से हमको जो है जाना है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को अगर पनामा कैनाल नहीं होती तो ये देखिए ये कितना लंबा रास्ता है, ठीक है, लगभग 21,000 किलोमीटर। और 21,000 किलोमीटर जो है सफर तय करना होता है, अतिरिक्त जो है ईंधन का खर्चा होता है, अतिरिक्त दिन लगते। तो क्या हुआ कि पनामा कैनाल से यही दूरी जो है मात्र अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के कितनी बची जो है 8,500 किलोमीटर, यानी 12,500 किलोमीटर का जो है हमको जो है अतिरिक्त दूरी तय करने से बचत मिली, ठीक है। और इस जहाज की गति पर निर्भर करता है, जैसे कि अगर उदाहरण के लिए अगर जहाज जो है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो लगभग 18.5 दिन का हमको जो है, मतलब कि लगभग 19 दिन की हमको जो है बचत भी होती है। तो पनामा कैनाल का महत्व तो आपको समझ में आया, ठीक। तो पनामा कैनाल जो है के मार्ग में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है और नहर जो है ये लाक सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। अभी आपसे बताया कि पहले जहाज लाया जाता है, फिर उसमें पानी भरा जाता है, फिर आगे, फिर गटुन लेक, फिर आगे, तो ऐसे के लाक सिस्टम पे ये काम करती है। अगर सूखे के कारण जल स्तर कम हो जाए तो कम पानी में लाक में समस्या आती है, जैसे जहाजों की संख्या और आवागमन पर प्रतिबंध लग सकता है और वैश्विक शिपिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नहर की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। 1904 में अमेरिका ने बनाना शुरू किया, 10 साल में बना के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और इससे क्या फायदा हुआ कि जहाजों की यात्रा का दूरी कम, समय की बचत, परिवहन और लागत में जो है बचत मिलती है, ठीक है। तो ये पनामा कैनाल के बारे में जानकारी। अब इसके बाद में जो आते हैं बातें, वो आते हैं जो है, अब नॉर्थ अमेरिका हमने लगभग पूरा जो है पॉलिटिकल दृष्टि से भी, भौतिक फिजिकल दृष्टिकोण से भी जो है इसके सारी चीजों पे हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब यहाँ का 2 टॉपिक रह गए हैं। क्या रह गए हैं? एक तो जलवायु, यहाँ की एग्रीकल्चर क्या है, और इसके बाद में क्या रह गया है? खनिज, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एरिया, हालांकि बहुत सारी बातों पे चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी जो है जो भी पॉइंट है, तो एक लेक्चर और आएगा और जिसमें हम जलवायु की बात करेंगे और एग्रीकल्चर की बात करेंगे और जो है आपका क्या बात करेंगे जो है खनिज, ठीक है, खनिज और संसाधन और इंडस्ट्री की बात कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका जो है पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो है हम लोग दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, 5-6 दिन में जो है हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है हमने प्रैक्टिस सेट भी लगा रखे हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके ये आपके जो है जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, आप कौन कौन सी लेके हैं, ठीक, जैसे कि कनाडा में आपकी जो है कौन सी लेक है, जैसे कि हिमानी झीलें हैं, ग्रेट बियर है, ठीक है, आपकी ग्रेट स्लेव है, स्लेव के बाद में आपकी अथाबास्का है, अथाबास्का बाद में विनीपेग है, ठीक। अथाबास्का के किनारे ही जो है क्या है, यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, है ना। तो अभी इंडिया और कनाडा के बीच में जो है क्या हुआ है, एमओयू साइन हुआ है ना।
ये अगले जो है कनाडा की लेके जो है आप लाइन से देख लीजिए, या तो अभी जो है कनाडा की लेके जो है हम लोग देख लेते हैं। कनाडा की लेके जो है, तो कनाडा की हम लोग जो है लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो कनाडा की लेके जो है, देखिए आप लोग सभी लोग अपने जो है एटलस पे जो है देखते हुए चलिएंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सी लेक है? ये ग्रेट बियर लेक है। ग्रेट बियर के बाद में कौन सी है? ये देखिए यहां पर जो है सबसे पहले, चलिए हम इधर मार्किंग भी कर देते हैं। सबसे पहले ये कौन सी है? ग्रेट बियर लेक, ठीक। बियर के बाद में ये कौन सी है? स्लेव है। स्लेव के बाद में कौन सी है? अथाबास्का है। अथाबास्का के नीचे ही जो है रेनडियर है, देखिए कौन सी है? आप अपने मैप पे देखिए जो है रेनडियर है। और रेनडियर के बाद में क्या है? विनीपेग है। देखिए यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। क्या ध्यान देनी है? देखिए अथाबास्का में आप अपने देखिए जो है, तो यहां पर जो है एक पीस नदी आके मिलती है। कौन सी है? पीस नदी। ये देखिए पीस नदी अथाबास्का में आके, फिर अथाबास्का से जो है ये कौन सी नदी निकलती है? स्लेव। और स्लेव जो है जाके स्लेव झील में मिलती है, फिर यहीं से जो है ये मैकंजी नदी निकलती है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो गई? ये आपकी हो गई जो है पीस रिवर, पीस नदी। फिर ये अथाबास्का में आई, अथाबास्का के बाद में यहां पे कौन सी आई? स्लेव नदी। फिर स्लेव नदी जो है जाके जो है किस में मिलती है? जो है ये स्लेव झील में। फिर स्लेव झील से जो है कौन सी नदी निकल रही है? मैकंजी। मैकंजी नदी जो है बिफोर्ड सागर में जाकर ये गिरती है। तो ये लाइन से जो है ये आपकी हिमानीकृत जो है झीलें हैं। सभी झीलें कैसी हैं? हिमानीकृत है और मीठे पानी की झीलें हैं। ये मीठे पानी की झीलें क्यों है? देखिए यहां पर जो है ये पहाड़ों से जो है उतर के ये पीस नदी आई, ठीक है। और पीस नदी जो है आने के बाद में यहां से जल का निकास भी है। तो जल का निकास होने के कारण ये सारी नदियां जो है, सारी झीलें जो है क्या है? अब इसमें भी देखिए सुपीरियर में कई सारी जो है नदियां आके जो है इसमें मिलती है। फिर इसके बाद में इसका जल का निकास जो है सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा जो है न्यू फाउंडलैंड के पास में होता है, ठीक। तो ये जल का निकास होने के कारण और जो है ऊपर से नदियों के आने के कारण ये सारी झीलें जो है मीठे पानी की झीलें हो जाती हैं। और जब मीठे पानी की झीलें, अगर इनमें जल का निकास नहीं होता या फिर जल आने नहीं होता, तो ये शायद जो है कैसी झीलें होती? जो है खारे पानी की झीलें होती। लेकिन ये सारी की सारी झीलें कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक रह रहा था, तो ये भी देख लिया कि सबसे पहले कौन सी है झीलें। ये सभी झीलें जो है कैसी हैं? हिमानीकृत, हिमानी अपरदन के द्वारा बनी हुई झीलें हैं। ग्रेट बियर है, स्लेव है, अथाबास्का है। अथाबास्का के किनारे ही अभी यूरेनियम का जो है एमओयू साइन हुआ है इंडिया, और यहाँ पे यूरेनियम के भंडार हैं, ठीक है। कनाडा और यूरेनियम का जो है, कनाडा और इंडिया का जो है यूरेनियम को लेकर समझौता हुआ है, जो कि अथाबास्का के किनारे जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, ठीक है। तो इस सामरिक दृष्टिकोण से जो है अथाबास्का इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फिर यहाँ पे और चीज देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की राजधानी येलोनाइक जो है ये स्लेव के किनारे ही स्थित है। विनीपेग जो है मैनिटोबा की राजधानी विनीपेग, तो विनीपेग झील के किनारे ही स्थित है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है याद रखिएगा। फिर उसके बाद में ये आपकी ये भी मीठे पानी की आपको बताया था कि 1/5 भाग जो है मीठे पानी का जो है किसके पास में है? इन्हीं 5 ग्रेट लेक्स पास में है ना। सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, ठीक है, इरी है ना। इरी के बाद में ओंटारियो आता है। तो ये टॉपिक, तो अगली क्लास में हम लोग जो है क्या देखेंगे? जो है अगली क्लास में हाँ हम लोग जो है जलवायु को देखेंगे, और जलवायु के बाद में वहां की एग्रीकल्चर को देख लेंगे, और जो है खनिज संसाधन जहां भी भंडार पाए जा रहे हैं कोयले के, प्राकृतिक गैस या तेल के, तो ये अगली क्लास में देख लेंगे। बस हमारा ये नॉर्थ अमेरिका जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में इस पे जो है आप प्रैक्टिस इन मैप पे करेंगे। इसके 5-5 निकलवा लीजिए, ठीक है। अब ये एक अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे एरिजोना है, ठीक है, नेवादा है, कैलिफोर्निया है, ओरेगन है, वाशिंगटन है। वाशिंगटन राज्य इधर है, वाशिंगटन जो है डीसी राजधानी इधर है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक। टेलीग्राम पे जाके आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एग्रीकल्चर, क्लाइमेट और जो है क्या कहते हैं खनिज, ठीक है, संसाधन, ये सारे टॉपिक देख के कंप्लीट, बस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।